सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों का विस्फोट हुआ, जिससे उत्पन्न हुए विनाशकारी मंजर को पूरी दुनिया ने देखा था। इस हमले का असर कई दशकों तक वहां के आने वाली पीढ़ियों को झेलनी पड़ी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण हुए विस्फोट से जापान की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकली थी और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से 16 किलोमीटर दूर बसे चेरनोबिल को मात्र कुछ ही घंटों में खाली करा दिया गया। लेकिन फिर भी हजारों लोग रेडिएशन के शिकार हो गए। रेडिएशन का असर इतना ज्यादा था कि चेरनोबिल शहर में फिर से बसने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की और वैसे सरकार ने भी वहां जाने पर पाबंदी लगा रखी है और आज भी ये शहर वीरान पड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए एक ऐसे विनाशकारी धमाके के बारे में बताने वाली हूँ जो दुनिया में घटा अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हादसा है। आइए अब जानते हैं कि आखिर 26 अप्रैल 1986 को क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में उस रात वर्कर्स टेस्टिंग कर रहे थे। वर्कर्स को काम दिया गया था कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इस पावर को घटाकर 700 मेगावाट लाया जाए, लेकिन जैसे ही वर्कर्स ने कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया, पावर उनके अनुमान से बहुत ज्यादा कम हो गया और 30 मेगावाट तक पहुंच गया। वहां काम करने वाले वर्कर्स को समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसके पीछे का रीजन बहुत ही भयानक था। दरअसल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट बन रहा ज़ेनॉन 135, जो कि बोरॉन की तरह ही बड़े अच्छे तरीके से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता था, जिसके वजह से पावर कम हो जाती थी। आमतौर पर जब ये ज़ेनॉन प्रोडक्ट होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में अपने आप जल जाता है, लेकिन इस केस में न्यूक्लियर कोर में एक्यूमुलेट होता गया। कम बिजली प्रोड्यूस होते देख उस समय के शिफ्ट सुपरवाइजर एंटोली डेलोव ने कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालने का आदेश दिया, जिससे पावर 200 मेगावाट तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी ये अपना टेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका मकसद उस पावर को 700 मेगावाट तक ले जाना था। इसीलिए रिएक्शन को और स्पीड अप करने की जरूरत थी। एंटोली ने फिर इंस्ट्रक्शन दी कि स्पीड अप करो और ज्यादा कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालो। कंट्रोल रॉड को इतनी तेजी से बाहर निकाला गया कि रिएक्शन सडनली स्पीड अप हो गया और पावर तेजी से बढ़ गई। अभी तक जो ज़ेनॉन मौजूद थे इस रिएक्टर के अंदर, वो भी रिएक्शन के स्पीड अप होने की वजह से जल गए थे। तो अब ज़ेनॉन भी नहीं बचे थे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये वही पॉइंट था जहाँ पे एक्सट्रीम पावर सर्ज हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ गई। स्टीम भी यहाँ तेजी से बन रही थी और जो लिड थी इस कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की, वो भी हिलने लगी। पूरी बिल्डिंग में शॉक वेव्स देखने को मिले। वर्कर्स ने रियलाइज किया कि अब एकदम से स्टॉप दबाने की जरूरत है। फिर उन्होंने 1:23 पर इमरजेंसी स्टॉप दबाया। जैसे ही इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया गया और सारी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर में गई, जिन रॉड्स के टिप्स पर ग्रेफाइट लगे हुए थे, और इसके वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ग्रेफाइट ने इस चल रहे रिएक्शन को और तेज कर दिया था। रिएक्टर की पावर जनरेशन 33,000 मेगावाट तक पहुंच गई। ये पहला धमाका 6 से 7 सेकंड बाद हुआ था इमरजेंसी बटन दबाने के। इस धमाके की वजह से रिएक्टर का कोर मेल्ट होने लगा। 2 से 3 सेकंड बाद इससे भी बड़ा धमाका हुआ। इस स्ट्रक्चर के ऊपर 1000 टन की लिड लगी थी, जो जलने की वजह से अब हवा में उड़ रही थी। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में फैलने लगे। दूसरे धमाके के पीछे ये रीजन बताया गया कि जो ग्रेफाइट मौजूद था वो भी आग में जलने लग गया था। इस धमाके के वजह से वहाँ पे आग लग जाती है और फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फायर अलार्म के बजने के वजह से फायर फाइटर्स आते हैं, लेकिन शुरुआत में फायर फाइटर्स को पता ही नहीं था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उन्हें लगा कि नॉर्मल आग लगी है, तो वो उसे पानी से बुझाने लगे, लेकिन ये ग्रेफाइट की आग फायर फाइटर से काबू नहीं हो सकी। तो 26 अप्रैल की दोपहर को सोवियत सरकार ने आग बुझाने के लिए सैनिकों को तैनात किए। साथ ही रिएक्टर को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी डाला गया, लेकिन यहाँ जो आग लगी थी वो ग्रेफाइट की आग थी। ये आसानी से बुझने वाली थी नहीं। बाद में हेलीकॉप्टर को बुलाया गया, जो कि आसमान से 1000 टन क्ले, सैंड, बोरॉन और लेड जैसे चीज़ों को आग में डालने लगे।
इन चीजों को आग में डालने से रेडिएशन को स्प्रेड होने से रोका जा सकता था। करीब 2 सप्ताह बाद आग को पूरी तरह से बुझाया जा सका। जो फायर फाइटर्स वहां आग बुझाने आए थे वो गंभीर रूप से रिएक्शन के शिकार हो गए थे। करीब 28 फायर फाइटर्स की मौत कुछ ही महीनों में हो गई। कुछ लोग 1-2 साल बाद जाकर मरे। जिनमें रेडिएशन का असर कम हुआ था वो कैंसर जैसे डिजीज से 10 साल बाद जाकर मरे। अगले कई दिनों तक चेरनोबिल पावर प्लांट से रेडिएशन निकलता रहा, जो हवा के साथ उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गया। रेडिएशन फैलने से रूस, यूक्रेन, बेलारूस के 50 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से हजारों लोगों की मौत हो गई। सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की पूरी कोशिश की थी और घटना स्थल पर मीडिया कवरेज और लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। उसने कई दिनों तक इस हादसे की जानकारी दुनिया को नहीं होने दी, लेकिन रेडिएशन हवा में इस कदर फैल गया था, उसकी राख 1100 किलोमीटर दूर स्थित स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक जा पहुंची। हवा में अचानक रेडिएशन बढ़ने पर स्वीडन की अथॉरिटी ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर इतना रेडिएशन कहां से आया। जब स्वीडन ने इसे लेकर रिपोर्ट जारी की और फिर मॉस्को से पूछा, तब जाकर सोवियत संघ ने परमाणु हादसे की बात को मानी। इस हादसे से सोवियत संघ को 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस सोवियत संघ के विघटन की एक मुख्य वजह यह हादसा भी थी। जो पेड़ इस एरिया के आसपास मौजूद थे उन पर रेड जिंजर कलर का टेंट दिखने को मिला। इस वजह से उस एरिया को आज भी रेड फॉरेस्ट बुलाया जाता है। इस घटना के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू करी कि कैसे इस तरह के न्यूक्लियर डिजास्टर को होने से बचाया जा सके। इस डिजास्टर के वजह से 1989 में एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेशंस की स्थापना की गई। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद दुनिया भर के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनका सेफ्टी चेक करना, रिसर्च करना और उनकी सेफ्टी को और कैसे बेहतरीन की जा सके ऐसे कामों को करने के लिए बनाया गया था। चेरनोबिल में घटी घटना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि ये तो इंसानों की लापरवाही का एक नतीजा था। कैसे किसी सेफ्टी इग्नोरेंस ने पूरे शहर को 100 सालों से भी ज़्यादा समय के लिए वीरान कर दिया और कैसे ये घटना लाखों लोगों, हजारों जानवरों और अनगिनत पेड़ पौधों के लिए श्राप बन गया। इसका रेडिएशन आज भी कहीं ना कहीं हमें और हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रही है और हम यही आशा करते हैं कि इस तरह की भयानक घटना पहली और आखिरी घटना हो। आप चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस तरह के हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए खबरी टुकड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें। See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.